हेलो भाई। तो लगभग आज से 40 दिन बाद आप लोग का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आज से हम लोग इस चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे फिर वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, या फिर मैथ, या फिर जीके जीएस हो, इन सब की प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए। तो आज का ये जो वीडियो है ये एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है जिसमें पिछले वर्षों के कुछ क्वेश्चन है जो कि जीके और जीएस के। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 37 क्वेश्चन आते हैं आप लोग के जीके जीएस के, 37 या फिर 38 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पूरा पेपर है यानी कि एक प्रैक्टिस सेट है 38 क्वेश्चन का, जो कि पिछले साल वाली जो भर्ती थी 60,000 वाली, उसकी किसी ना किसी शिफ्ट का है। तो टोटल 37 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का और बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। क्या पता कोई भी पिछले साल का क्वेश्चन आगे रिपीट हो जाए, है ना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को हम लोग। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का हम लोग। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो वो की जाती है आपका आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 बोलता है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कब? जब हमारे देश का किसी अन्य देश के साथ युद्ध वगैरह या फिर आक्रमण वगैरह हो जाए, तब ये आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है। बाकी यहाँ पर ये जो है आर्टिकल अनुच्छेद 356, दोस्तों अनुच्छेद 356 जो है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रावधान करता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब ये राष्ट्रपति शासन राज्यों में कब लगाया जाता है? फिर उस राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर एक और आर्टिकल है आर्टिकल 360। अब ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आर्टिकल 360 जो है यह प्रावधान करता है वित्तीय आपातकाल का, वित्तीय आपातकाल। तो ये चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ये तीनों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो 360 पूछ सकता है, इसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। और 356 जो है इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। और 352 जो है इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक है एक वॉर एंड पीस, किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों वॉर एंड पीस जो है ये पुस्तक लिखी गई है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप सभी को पता होगा। तो जीएसटी का इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है? एसजीएसटी क्या होता है? ये स्टेट जीएसटी मतलब राज्य शुल्क लगा सकती है। और सीजीएसटी सेंट्रल, और आईजीएसटी। तो यहाँ पर ये जो क्यूजीएसटी है दोस्तों ये जीएसटी का कोई प्रकार नहीं है। बाकी ये तीन प्रकार की होती है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। और कौन सी नहीं होती? वो होती है क्यूजीएसटी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। जीएसटी का एक प्रकार कौन सा नहीं है? क्यूजीएसटी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा का उदाहरण है? तो दोस्तों गैर टैरिफ बाधा का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो वो है आपका कोटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस वाले का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कौन सा कर नहीं लगाती है? तो वो नहीं लगाती है राज्य उत्पाद शुल्क। तो ये कौन लगाती है? ये लगाता है राज्य, ठीक है। तो निगम कर हुआ, आयकर हुआ और फिर जीएसटी हुआ, ये सब कौन से कर है? ये सब लगाती है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये वाला कर कौन लगाती है? राज्य। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा केंद्र सरकार नहीं लगाती है। कौन सा नहीं लगाती है? राज्य उत्पाद शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए किस तहत से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? दोस्तों अब ये जो अधिनियम है आपका, ये अधिनियम लागू हुआ था 1978 ईस्वी में। अब ये अधिनियम प्रावधान ये करता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में ले सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर का है ना, क्योंकि ये अधिनियम वहीं पर लागू हुआ था और उसी राज्य का प्रावधान भी करता है। तो ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो कि उस राज्य के लिए खतरा हो या फिर कोई ऐसी गतिविधियां कर रहा हो जो कि देश के लिए हानिकारक हो सकती है, तो उसको हिरासत में लिया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें बोला जा रहा है कि आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जो होते हैं वो जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों आतंकवादी किन तकनीकों का उपयोग करते हैं इंटरनेट पर? तो वो करते हैं साइबर आतंकवाद। देखा ना कि कोई साइबर फ्रॉड हो चुका है किसी के साथ, तो ये सारे साइबर आतंकवाद के उदाहरण हैं। ठीक है, तो किसका उपयोग करते हैं? वो करते हैं साइबर आतंकवाद का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई वो किया जाता है आपका कोयले का उपयोग। ठीक है, और कोयला ही हमारे देश में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पहले नंबर पर उपयोग किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए। बाकी और भी चीजें हैं जैसे प्राकृतिक गैसें हुई, जल विद्युत हुआ, तो ये पहले नंबर पर कौन सा है? कोयला, सर्वाधिक उपयोग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास 9वें नंबर का और इसमें बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है NHRC, तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति? वो करते हैं आपके राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करती है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों कौन सी टूल किट होती है? वो आती है आपकी ज्यूस, यानी ऑप्शन नंबर सी ज्यूस जो होती है वो एक ऐसी टूल किट होती है जो कि वित्तीय सेवाओं को लक्षित करती है और हैकर्स को स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास 11वें नंबर का और इसमें बोल रहा है कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ये जो नीति आयोग होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो नीति आयोग था इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी सन 2015, यानी 1 जनवरी सन 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले मतलब इससे पहले क्या था कि इस आयोग को बोला जाता था योजना आयोग। अब योजना आयोग का नाम बदला गया है 1 जनवरी सन 2015 को और इसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग। अगर आपसे ये पूछे कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो कि हमारे नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए नीति आयोग के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों ये जो आसियान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस संगठन का? तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। मतलब इस संगठन में क्या होगा कि इसके जितने भी सदस्य होंगे, सदस्य मतलब जितने भी देशों का ये संगठन होगा, तो ये क्या करता है कि उन देशों में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास 13वें नंबर का और इसमें बोल रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो मोहिनीअट्टम है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये है आपका केरल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का नृत्य है? वो है केरल का। देखो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में केवल 8 ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे भरतनाट्यम हुआ और एक हुआ आपका पहला भरतनाट्यम और दूसरा मोहिनीअट्टम। ठीक है, और तीसरा हुआ कथकली और चौथा हुआ आपका कचिपुड़ी। ठीक है, कचिपुड़ी। और पांचवा जो होगा वो होगा आपका ओडिसी और बाकी एक नृत्य आपका मणिपुरी। ठीक है, और एक नृत्य आपका कथक और एक नृत्य आपका सत्रिया। ठीक है, तो दोस्तों ये केवल ये 8 ही ऐसे नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा दिया गया है और आपको पता होना चाहिए कि ये नृत्य कौन सा नृत्य किस राज्य में होता है। तो मैं एक एक करके बता दूं। ये होता है आपका केरल में मोहिनीअट्टम होता है आपका केरल में और भरतनाट्यम जो होता है ये होता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। और दोस्तों ये जो कथकली होता है ये भी आपका केरल में होता है और ये जो कचिपुड़ी होता है आपका ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों ये जो ओडिसी होता है ये होता है आपका ओडिशा में और बाकी ये जो मणिपुरी होता है ये होता है आपका मणिपुर में होता है। और ये जो कथक है आप सभी को पता होगा ये हमारे यूपी का ही शास्त्रीय नृत्य है और ये जो सत्रिया होता है ये होता है आपका असम में। तो आपको इन 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य कौन से राज्य का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो इसका आंसर तो केरल था। मोहिनीअट्टम जो राज्य शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका केरल का। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
मेलानोरिया त्वचा कैंसर का उदाहरण है। तो दोस्तों त्वचा कैंसर का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ओजोन अपक्षय, यानी सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्टली जब हिट करती है हमारी स्किन को, फेस की, तो उससे क्या होता है, त्वचा कैंसर का वो एक कारण बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोरिया का जो कारण है वो है आपका ओजोन अपक्षय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 15वें नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ये जो समझौता हुआ था 1987 में, ये एक्चुअल में हुआ था हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो थे राजीव गांधी, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे यानी प्रेसिडेंट थे वो थे भाई जे.आर. जयवर्धन। तो ये श्रीलंका और भारत के बीच हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो श्रीलंका में नागरिक संघर्ष चल रहा था, मतलब नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना, तो इसका उद्देश्य ये था। और ये समझौता किसके बीच हुआ था, भारत और श्रीलंका। तो भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और जे.आर. जयवर्धन जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों इस समझौते के लिए जो ऑपरेशन चला गया था उस ऑपरेशन का नाम था आपका ऑपरेशन पवन। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ऑपरेशन पवन। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जब विमुद्रीकरण होता है। अच्छा, विमुद्रीकरण क्या होता है, जैसे आपको पता होगा नोटबंदी हुई थी सन 2016 में 8 नवंबर को, तो उसी को विमुद्रीकरण बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं तो मुद्रा अपना डैश करके खो देती है और किसी भी प्रकार की लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती। तो दोस्तों क्या खो देती है मुद्रा, अपना धन मूल्य खोती है या फिर सिक्का मूल्य या फिर मुद्रा मूल्य या फिर अंकित मूल्य। तो दोस्तों जब नोटबंदी होती है तो मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है। जैसे क्या हुआ था कि 8 नवंबर सन 2016 को हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, आपको पता होगा, उसी को विमुद्रीकरण बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि जो 500 और 1000 के जो नोट थे वो प्रचलन में नहीं रहे थे, उसकी जगह नए नोटों को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दोस्तों कैसा मूल्य खो देती है नोटबंदी के टाइम पर मुद्रा अपना, वो खोती है अपना अंकित मूल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 17वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो था इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी सन 2007। अब यहाँ पर कैसे पूछ रहा है वो कौन सी योजना के मध्य हुई थी या फिर अंत हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। जब 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उसके मध्य इस मिशन की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की। तो इतनी चीज आप लोग को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18वें नंबर का और इसमें बोल रहा है कि किस भारतीय ने, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, सन 2023 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों सन 2023 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसने जीता था, वो थे आपके रवि कनन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 19वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि ब्यास का प्राचीन नाम क्या है। ये जो ब्यास नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों ब्यास जो नदी थी इसका प्राचीन नाम था आपका बिपाशा। तो ये आपको पता होना चाहिए सभी नदी के प्राचीन नाम। जैसे पुरुषणी जो नाम था ये आपका रावी नदी का प्राचीन नाम था। ठीक है, और बाकी जैसे ये जो असीकनी नाम था ये आपका चिनाब नदी का नाम था, चिनाब का। ठीक है, और बाकी जैसे सतलज नदी आपकी और उसका प्राचीन नाम पूछे तो उसका प्राचीन नाम था सतुद्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। रावी नदी का प्राचीन नाम था पुरुषणी और ब्यास नदी का बिपाशा था और चिनाब का असीकनी था। तो ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से थोक मुद्रा स्फीति काय के उपसमूह है। तो दोस्तों कौन सा है, वो है आपका आवास और खाद्य मुद्रा स्फीति दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें बोल रहा है कि स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया जो था वो कब शुरू हुआ था ये, तो ये शुरू हुआ था आपका 16 जनवरी सन 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या था या फिर पहल क्या था इसका। तो दोस्तों इसका पहल था नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा माना जाता है मानव शरीर का। तो दोस्तों वो माना जाता है धातु का इनेमल, जिसको दंत बलक बोलते हैं। अब ये मैंने कल की वीडियो जो जनरल साइंस की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें इस क्वेश्चन को भी रखा गया था। अच्छी खासी वीडियो जाकर के उसको देखना जरूर। साइंस के मैंने 50 ऐसे क्वेश्चन कराए थे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में कराया था, आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखना ऑलरेडी। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा धातु का इनेमल। तो ये सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है हमारे शरीर का। ये कहाँ होता है? मसूड़ों के नीचे का भाग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो दोस्तों राज्यों का जो मानवाधिकार आयोग होता है उसकी जो स्थापना की जाती है वो किसके तहत की जाती है? तो उसकी स्थापना की जाती है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। और ये अधिनियम कब आया था? ये अधिनियम आया था 1933 को। दोस्तों इसी अधिनियम के तहत राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 24वें नंबर का क्वेश्चन है और खेल से संबंधित है ये, कि बास्केटबॉल जो है उसके आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? बास्केटबॉल जो खेल है उसका आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों उसका आविष्कार किया था डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने। और दोस्तों ये कहाँ का रहने वाला था? ये व्यक्ति था अमेरिका। और इसकी शुरुआत कब की थी भाई? इसकी शुरुआत की थी 1891, मतलब इस खेल की खोज की थी। इस तरीके से समझ सकते हो तुम लोग। बास्केटबॉल का जो आविष्कार हुआ था वो 1891 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 25वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या फिर एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार का टेक्स्ट या फिर एसएमएस के माध्यम से जो फिशिंग होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका स्मिशिंग। ठीक है, स्मिशिंग कहलाती है। कोई भी प्रकार का टेक्स्ट या फिर संदेश के माध्यम से फिशिंग जो होती है वो स्मिशिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वें नंबर का क्वेश्चन है और ये यूपी जीके से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम बताइए। मतलब हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसका राज्य के फूल क्या है? तो दोस्तों इसका राज्य के फूल है आपका फ्लास्क। तो ये आपको याद रखना है। और बाकी और भी चीजें, जैसे अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु कौन सा है, तो वो है आपका बारहसिंघा। बारहसिंघा, ठीक है। और अगर ये पूछे कि पेड़ कौन सा है भाई हमारे राज्य के, तो वो है आपका अशोक का पेड़। अशोक का पेड़, ठीक है। और अगर ये पूछे कि राज्य के पक्षी कौन सा है हमारा, तो दोस्तों वो है आपका सारस। तो ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि चिन्ह कौन सा है, तो चिन्ह तो आपको पता ही होगा कि एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। बाकी इसका जो आंसर है राज्य के पुष्प जो है वो आपका फ्लास्क का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहे कि मालाबार नौसेना अभ्यास जो है उसका क्या महत्व है? दोस्तों ये जो मालाबार नौसेना अभ्यास है इसका जो महत्व है कि यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच के नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। यानी एक्सरसाइजेज होती है आपकी। हमारी जो इंडियन नेवी है वो एक्सरसाइजेज करती है इन देश की सेनाओं के साथ। और कहाँ पर? हिंद महासागर में। तो इसका महत्व क्या है कि भारत और यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो दोस्तों कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? तो वो आपकी लैब्राडोर, यानी ऑप्शन नंबर ये। यह भिन्न क्यों है? देखो ये सारी जितनी भी धाराएं हैं आपकी, ये सारी गर्म धाराएं हैं, गर्म है। और बाकी ये जो है ये इकलौती ठंडी महासागरीय धारा है, तो इसलिए ये इन सभी तीनों से भिन्न होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 29वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है? दोस्तों सिंथेटिक फाइबर आप सभी ने देखा होगा, जैसे जाल वगैरह या फिर रस्सियां वगैरह जो होती है ये सिंथेटिक फाइबर की बनी हुई होती है। तो उसका पूछ रहा है कि सिंथेटिक फाइबर का इनमें से उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका कपास। कपास क्या है? ये अलग होता है। और ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये मानव निर्मित रेशे होता है, केमिकल्स वगैरह से बनाए जाते हैं ये। तो इनमें से कौन सा? नायलॉन और पॉलिस्टर और रेडॉन, ये सभी क्या होता है? इसको उदाहरण के रूप में है। और बाकी ये जो कपास है ये उदाहरण के रूप में नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और इसमें बोला जा रहा है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उगते सूरज की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका जापान को। तो आपको पता होना चाहिए उगते सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है जापान को। और जापान की अगर राजधानी पूछे तो दोस्तों जापान की राजधानी क्या होती है? वो होती है आपका टोक्यो। तो ये आपको पता होना चाहिए, देश और उसकी राजधानी और मुद्राएं वगैरह आपसे पूछ सकता है यूपी पुलिस में। तो जापान और इसकी राजधानी क्या होती है? टोक्यो। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी यानी फिजिक्स में
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था उनका नाम क्या था? दोस्तों इनका नाम था सीबी रमन। और इसमें इनको फिजिक्स में मतलब भौतिकी में किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन आपने पढ़ा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो इसकी खोज के लिए प्रकीर्णन, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसकी खोज कब की थी इन्होंने? दोस्तों इसकी खोज की थी इन्होंने 1928 ईस्वी में। और जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला तो वो सन था 1930, यानी कि 1930 ईस्वी में इनको सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला, पहले भारतीय व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यानी यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है वो किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों वो है आपका ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी है ये, और ये यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 33वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे जो बनाते हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है वो, तो ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब ये जो MS राधाकृष्ण थे इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी कुछ मनाया जाता है जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे के रूप में, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। 14 नवंबर किसको मनाया जाता है? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में, और 5 सितंबर मनाया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्ण के जन्मदिन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? दोस्तों फसलों का चक्रीकरण जो होता है ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक मतलब बार बार अलग अलग रूप से विभिन्न फसलें उगाना। जैसे पहली बार मक्का की फसल बो दी, फिर उसके बाद बाजरे की फसल बो दी, मतलब एक ही भूमि पर क्या होती है, अलग अलग फसलें उगाई जाती है। तो इसको कहते हैं फसलों का चक्रीकरण। और इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 35वें नंबर का, और ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि हाल ही में मार्च सन 2024 तक किस सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो दोस्तों किसको चुना गया था? वो चुना गया था आपका नीरज मित्तल को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, और ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36वें नंबर का, और इसमें बोल रहा है कि 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? दोस्तों भारतीय शासक जो था वो कौन सा? 1764 के बक्सर के युद्ध में तो वो हराया था भाई आपका मीर कासिम को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। किसको हराया था भारतीय शासक को? वो था आपका मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 37वें नंबर का, और इसमें बोल रहा है कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक है? दोस्तों ये पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, तो इसके लेखक कौन है? मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे वो, तो इसके लेखक हैं आपके भगत सिंह। तो उत्तर नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे दोस्तों? वो थे आपके भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि 37 या फिर 38 क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समय अवधि में समान विषयों का अध्ययन कराता है? तो दोस्तों कौन कराता है? वो कराता है आपका लैंगिट्यूडनल स्टडी यानी अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जितने भी 37 और 38 क्वेश्चन थे इनको कराने का सिंपल सा एक उद्देश्य था कि जितने भी नए बच्चे हैं जो पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं उनको एक छोटा सा आइडिया हो जाए कि जीके और जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो बस ये एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था जो कि पिछले वर्ष के क्वेश्चन पर आधारित था, आधारित नहीं मतलब पिछले वर्ष का जो सेट था वही है ये। तो बस यही था इस वीडियो में, बाकी हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।